लेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिस्प्लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। कैसे? अगर हम एग्जांपल लें, जैसे ये एक कंपाउंड मेरे पास है, तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है इसके पी ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे और यहाँ पे ये फील्ड ऑर्बिटल है जिससे पाई बॉन्ड बना होगा। तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे इस साइड, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र में आएगा। इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, जो कि इस पाई बॉन्ड के बीच में थे, अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कार्बन आयन ले लें, एक कार्बन आयन हो गया, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, और अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से चलता है तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इस पे शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। जो टर्मिनल कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का रेजोनेंस से मीन्स क्या था कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेनली शिफ्ट होते हैं। अब पाई बॉन्ड के साथ साथ हम यहाँ पर कभी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर करेंगे, जब डिटेल में हम समझेंगे इस चीज़ को तब वहाँ पर देखते हैं। ऐसी सेम हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम कोई एल्कीन लेते हैं, जैसे ये एक एल्कीन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं। ठीक, जो पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना होता है। ठीक, तो सिग्मा से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे एक एल्कीन मैंने यहाँ पे लिया। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है कि ये जो सी एच बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो बना है, इसके इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने आएंगे तो इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेंगे। कैसे? तो ध्यान से समझते हैं इसको। देखो, तो ये जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे चलेगा, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र में आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन CH2 और H पॉजिटिव। सो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे CH के, वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट में एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं कार्बन के साथ कोई उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर दूँ, जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन थी और उससे मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम समझे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट कौन कर रहा होगा? ऑक्सीजन कर रहा होगा। तो इससे यहाँ पर थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा नेगेटिव मतलब बहुत ही छोटा सा कम चार्ज, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इस डेल्टा की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में एक्चुअली में ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा
डिस्प्लेस कर रहा होगा ये, ठीक। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा था। मतलब जो इनकी पोजीशन है, अपनी लोकल पोजीशन से ये लोग पाई बॉन्ड की पोजीशन में आ रहे थे, है ना, और सिग्मा बॉन्ड से पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहा था। तो इस तरह के इफेक्ट को हम परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। जो तीनों इफेक्ट है परमानेंट इन द सेंस कि ये मॉलिक्यूल में होते ही रहते हैं। टेम्पररी इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम एग्जांपल समझेंगे, है ना। कैसे कि वो इफेक्ट जो कि कुछ टाइम के लिए होता है और उसके लिए हमें कोई दूसरा एजेंट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन रिंग यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर ये बेंजीन रिंग मैंने ली और इसकी रिएक्शन मैंने किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराई। इलेक्ट्रोफाइल से क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। वो हम आगे समझेंगे, न्यूक्लियोफाइल बेस जो भी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को कब लेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा। और ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। ऐसे सेम केस में अगर कोई कार्बोनिल यहाँ पर मेरे पास है और कार्बन रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल से करा दें, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है डेल्टा पॉजिटिव इस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, इस पर जब अटैक होगा तो ये साथ में आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे इस फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना था इसके बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो ये भी एग्जांपल किसका है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। ये टेम्परेरी होता है, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास रहेगा या न्यूक्लियोफाइल रहेगा तभी हमें ये नज़र में आएगा, लेकिन ये परमानेंट होते हैं और पूरे मॉलिक्यूल के अंदर चलते रहते हैं। अब आगे समझते हैं। अब एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझ क्यों रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम समझे ही क्यों। तो उसके एग्जांपल हम समझते हैं कि हमने कुछ नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ एरोमेटिसिटी हम डिफाइन करने के लिए, जैसे बेंजीन हमें पता है कि एरोमेटिक होता है, ठीक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे? यहाँ पे तीन पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से बनता था, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसी सेम तरीके से अगर हम पायरोल ले लें तो पायरोल में भी यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज होते हैं इसके, है ना। इस पूरी रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होते हैं पायरोल में, है ना। तो एरोमेटिसिटी हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं इसी का रीज़न है कि हम एरोमेटिसिटी डिफाइन कर पाते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। हकल की जब थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग तो समझेंगे कि कैसे एरोमेटिसिटी उन्होंने डिफाइन करी थी। तो एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था वो डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं है, यहाँ पे वो एज इट इज़ लगा हुआ है, सिंपल। ये एग्जाम्पल ये क्या है? पिरिडीन है, ठीक। और बाकी यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक एरोमेटिक है ना। हम ध्यान समझेंगे कि एक्चुअली में इन सब का मीनिंग क्या है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का यूज़ एक और जगह कहाँ होता है? जब हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बता रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 इंटरमीडिएट लेके चलूँ, जैसे एक इंटरमीडिएट ये है और दूसरा इंटरमीडिएट ये है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, या यहाँ पर जो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होके इस कार्बोकेटाइन की तरफ आ रही होगी, है ना। तो एक तरह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बताने में मदद करता है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी दिन सेम तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये सेम चीज़ दोबारा आ जाए और अब यहाँ पे
एग्जाम्पल आ जाए कुछ ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ओ एम ई ग्रुप हो, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर होते हैं ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसको हम मीजोमेरी इफेक्ट भी बोलते हैं, और ये भी हम आगे समझेंगे जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को देख रहे होंगे, ठीक। ऐसी इन सब का एप्लीकेशन लास्टली एसिड बेस केमिस्ट्री में होता है, कि हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा बेस ज़्यादा बेसिक है या कौन ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। इसी में हमने ये भी समझा होगा कि जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इससे अटैच्ड है, ठीक, और दूसरा एक सिंपल CH3COOH है, तो इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो एक्चुअली में ये ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका भी रीज़न हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक्चुअली, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के, वो यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो वो ध्यान समझेंगे कि एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी आप ऐसा समझ लो कि ये ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है और वो नेगेटिव चार्ज कम स्टेबलाइज हो पाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का सच में ही ज़्यादा रोल है। तो हमें जो तीनों इफेक्ट है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, उनको ध्यान से समझना होगा, तभी हम ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल इस तरीके से आते हैं कि ये विदाउट रीजन विद इन द मॉलिक्यूल, इसका सिंपल जो मैंने अभी डिस्कस करा कि कैसे उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, कि विदाउट रीजन में हम रेजोनेंस देखेंगे, ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्टली इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। थोड़ा बहुत मेसोमेरी इफेक्ट भी होता है। और विद रीजेंट में हमने भी समझा था कि कैसे स्टेबलाइजेशन हो रहा था, एक बेंजीन रिंग थी, है ना, और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। अब पहला एक माइंड, मैंने अभी रेजोनेंस की बात करी, तो रेजोनेंस में हम समझेंगे कि रीज़न क्या है ना। हम रेजोनेंस को पढ़े क्यों। अभी रेजोनेंस समझ में आया है कि स्टेबिलिटी देता है इंटरमीडिएट की, और एसिड बेस केमिस्ट्री में यूज़ होता है, या मतलब काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने समझा। तो रिएक्टिविटी कैसे हम समझेंगे रेजोनेंस से, कि अब जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं, हम एनिलीन लेते हैं, है ना। ये क्या है, एनिलीन है, बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप अटैच होगा, ठीक। अब जब मैं इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराता हूँ, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है कि इसके जो ऑर्थो और पैरा ग्रुप है उस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, और इसी के पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन को देखने के लिए कि ऑर्थो और पैरा ही क्यों बना इसमें प्रोडक्ट, तो इसका रीज़न हमें कौन बताता है, रेजोनेंस। कैसे, अगर हम इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन देखते हैं, है ना, डीलोकलाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से चलते हैं जब आगे, तो यहाँ पे ये जो वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड उठ के इस पे आएगा। तो अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं एनिलीन के, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड NH2, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड। अब जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान से समझते रहना, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है। तो जब ये वापस आया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया होगा, है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया इसमें पाई बॉन्ड बन गया, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पहले से ही था, डबल बॉन्ड यहाँ पे NH2 पॉजिटिव एज इट इज़, ठीक। अब जब दोबारा से ये नेगेटिव चार्ज चलेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव,
ठीक। और जब ये वापस यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने आएगा तो ये लोन पेयर या जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो वापस इस नाइट्रोजन में चले जाएंगे और फाइनली जो हमारा स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर था जो हम लेके चले थे एनिलीन का, वही हमें वापस मिल जाएगा। थोड़ा सा पाई बॉन्ड की कंडीशन में चेंज कर दूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड। ठीक। तो वैसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, मैं बता दूंगा आपको। तो ये एक्चुअली में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये और ये दोनों स्ट्रक्चर दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। और ये भी हमें कौन बताता है, रेजोनेंस बताता है कि बस पाई बॉन्ड के यहाँ पे पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो ऑर्थो ऑर्थो देखो, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा है। ठीक। इसी वजह से अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे NH2 था तो उसके लोन पेयर आ रहे थे बेंजीन रिंग पे, डोनेट कर रहे थे अपने लोन पेयर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई इस पे बेंजीन रिंग के, तो इसीलिए हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर बन गया। सो अब हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर बन गया। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ आयन समझने के लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कोई, कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है और दूसरा एज इट इज़। तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पे इस पाई बॉन्ड से रेजोनेंस आ रही होगी। ठीक। लेकिन यहाँ पर नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है। ऐसे हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर हम ये एग्जांपल ले लें, इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेस है या इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन होना है या जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक तरह से स्टेबिलिटी देंगे। जो एक कार्बोकैटायन था जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे, गरीब था, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ना, तो ये मोर स्टेबल है। सेम इसी तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसी एक एल्कीन आ गई और एक एल्कीन ऐसी है। इसमें हमेशा जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या है, ज़्यादा स्टेबल होती है। ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड। अब इसका मीन्स क्या है, मतलब जब भी हम कॉन्जुगेटेड वर्ड समझते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर लगातार है कॉन्जुगेशन में, जैसे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक कॉन्जुगेशन में इस तरीके से कि अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूँ तो ये पाई बॉन्ड अपने आप आगे शिफ्ट होगा। ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नया फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ नॉन कॉन्जुगेटेड है तो ये बहुत ही आपस में दूर है और इनमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, हाँ, तो शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पे इसका इन दोनों जगह पे यूज़ होता है कि कैसे हम स्टेबिलिटी बताएंगे, और बाकी हम रेजोनेंस में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखेंगे तो वहाँ पर और अच्छे समझेंगे इस चीज़ को। ठीक। आगे समझते हैं कि रेजोनेंस एक्चुअली में कंडीशन क्या होनी चाहिए, है ना, कंडीशन या क्या सोर्स होगा उसका। तो ये सब क्या है, कंडीशंस हैं कि जब भी रेजोनेंस होगा तो उसका मतलब p ऑर्बिटल ज़रूर होना चाहिए। ठीक। p ऑर्बिटल ज़रूर होना चाहिए और साथ में वो एडजेसेंट होना चाहिए था, मतलब उसके जस्ट बगल में होना चाहिए, नेक्स्ट टू कार्बन होना चाहिए। जैसे अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसके जस्ट एडजेसेंट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं कि ऐसा कुछ हो कि ये डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में है, जबकि यहाँ पर ये बहुत दूर है, तो यहाँ पे हम रेजोनेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा क्योंकि जस्ट एडजेसेंट में है। और ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम समझेंगे कि सेम प्लेन का मतलब क्या है, कि ये सेम प्लेन में क्यों होने चाहिए जब हम आगे हाइब्रिडाइजेशन वाला रूल समझेंगे। ठीक। तो अभी के लिए सिंपल समझो कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड था इन ऑर्बिटल के बीच में, यहाँ पर MTP ऑर्बिटल थे, तो सिंपल यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे उनकी शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। ठीक। जबकि यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे MTP था,
यहाँ पर भी फील्ड पी ऑर्बिटल थे। अब क्योंकि एडजेसेंट नहीं था और बीच में ये फील्ड कार्बन या बीच में ये ट्रांसफर नहीं करने देगा, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस। ठीक, अब पहला आता है कि ये कहाँ पे होता है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन हम देखें या कहाँ पर हम देखें पी ऑर्बिटल है या एम्प्टी है, लोन पेयर है, तो कहाँ पे होगा। तो पहला आता है लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब कि जब हमारे पास लोन पेयर होगा और साथ में पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस कैसे होती है, और इसको हम मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट से भी समझेंगे। जैसे अगर कोई मेरे पे कार्बन की ऐसे चेन है और इससे अटैच्ड है कोई ग्रुप एक्स और उस पर क्या है, लोन पेयर है। ठीक, तो एक्स ग्रुप पे यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जब आगे आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऐसे आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में समझते हैं, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक, तो ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इस पाई बॉन्ड को हटा देते हैं, ठीक। एक्चुअली में यहाँ पे इसके बीच में पाई बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। और यहाँ पे ये एक्स पे लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर समझ सकते हो, है ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन समझते हैं जो इसके पास है। तो जब ये वापस आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन पे कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ये कार्बन था, इसके पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे आ गए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, किसके बीच में, एक्स और इसके बीच में, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कार्बन सी डबल बॉन्ड एक्स, इस पे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक। तो एक्चुअली में लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस जब होगा जब कोई भी स्पीसीज एक्स, जो ये स्पीसीज एक्स है इसके पास लोन पेयर हो और उसके जस्ट नेक्स्ट में पाई बॉन्ड हो, ठीक, इसके पास पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ठीक। तो अब यहाँ पे एक्स स्पीसीज क्या हो सकती है, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्स हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक। ऐसे हम एग्जांपल एक और समझ सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे डबल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड सी NH2 ले लें, तो जब NH2 का यहाँ पे लोन पेयर आएगा तो इस कार्बन नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक। तो कुछ ऐसी हमें रेजोनेंस देखने को मिल सकती है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट के, मतलब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन में शिफ्ट हो गए और यहाँ पे एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो ये जो नया पाई बॉन्ड बना है वो एक्चुअली में क्या है, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आए हैं यहाँ पे और यहाँ का जो पी ऑर्बिटल में ये जो बना था इनके बीच में जो आपस में जुड़े हुए थे दोनों, तो ये इससे ना जुड़ के अब ये इससे जुड़ने लगा है, इनके बीच में बॉन्ड बॉन्ड बन गया और ये सिंपल एक अकेला ऑर्बिटल बन गया और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ओके। अब बात आती है कि हमने अभी 2 चीज़ें समझी, एक डिस्प्लेसमेंट वाली बात समझी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ना। डिस्प्लेसमेंट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था कि सिंपल एक थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन की चेन से अटैच हो जाता है ना। कार्बन की जो सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है उससे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गया, तो ये फ्लोरीन एटम है, ठीक। तो यहाँ पे जब ये अट्रैक्ट करेगा इस सिग्मा बॉन्ड में जो शेयरिंग पेयर है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इन पे डेल्टा पॉजिटिव, और ये जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही कम होता जाएगा, ठीक। अब जब और दूसरा टर्म था डीलोकलाइज, तो डीलोकलाइज में क्या हो रहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब सिंपल अगर किसी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज़ के पास है तो वो सिंपल पूरे डोनेट हो जा रहे थे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे और उससे दूसरा पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग या फॉर्मेशन हो रही थी। तो रेजोनेंस में हम ये भी समझ सकते हैं कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या ब्रेकिंग होगी तब वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम नज़र में आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी लोकलाइज और डी लोकलाइज लोन पेयर का मतलब क्या है यहाँ पे। तो एक्चुअली में समझो, जैसे यहाँ पे सिंपल हम भी पिछला एग्जांपल था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और NH2 था, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस हो रहा था, ठीक, कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो
एक्चुअली में ये जो लोन पेयर है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। ठीक, डीलोकलाइज्ड क्यों, क्योंकि अब ये लोन पेयर एक्चुअली में इसके पास है ही नहीं, ये यहाँ पर एक तरह से रेजोनेंस में जा रहा है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा हो कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में जस्ट एडजेसेंट हो ही ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं समझना कि यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन तो होंगे ही। ठीक है, बस मैं ऑर्बिटल लेके समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड भी है, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। यहाँ पर पाई बॉन्ड इनका एकदम मस्त बना हुआ है, आपस में इन्होंने बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बना रखा है, इसके पास लोन पेयर भी है। अब ये जब डोनेट करने आएगा तो यहाँ पे ये CH2 बैठा हुआ है। अब CH2 के पास पाई जो ऑर्बिटल होंगे वो तो हाइब्रिडाइजेशन में गए होंगे, है ना। हमें पता है अगर सिंपल एक CH4 की बात करें तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ठीक, अब जब ये इसने कोई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा नहीं तो इसके p ऑर्बिटल नहीं होंगे, किसी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करा है तो किसी p ऑर्बिटल में अटैक भी नहीं कर सकता है लोन पेयर। तो एक्चुअली में ये वाला जो लोन पेयर है, LP मतलब लोन पेयर, ये लोकलाइज्ड है। ठीक, लोकलाइज्ड मतलब जहाँ पर इसका घर है वहीं पर ये NH2 के पास ही रहेगा, क्योंकि इसके जस्ट एडजेसेंट में डबल बॉन्ड कार्बन है नहीं। ठीक, अब देखो, अब अगर हम इस दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में देखें तो आप देखोगे कि ये डीलोकलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, और यहाँ पे जब मैंने लोन पे डोनेट करा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, तो एक्चुअली में अगर हम ध्यान से देखें तो जब ये वापस नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन वापस पे चले जाएंगे। तो जब डीलोकलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना, किसके, इसकी वजह से, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके। तो एक्चुअली में डीलोकलाइजेशन जो लोन पेयर का हो रहा है, कितने डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन है, वो कितने यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन यहाँ पर बात करें तो पाई बॉन्ड के सिंपल क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, जिनसे एक पाई बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन के बीच में, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं है तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। सो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन हम समझते हैं, जैसे एरोमेटिसिटी डिफाइन करने के लिए समझते हैं कि पायरोल है, फ्यूरान है या थायोफीन है, तो उसमें कैसे एरोमेटिसिटी होती है, कैसे वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड हो जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, मतलब कितने लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। जैसे यहाँ पे कितने लोन पेयर डीलोकलाइज्ड थे, एक सिंपल एक लोन पेयर है। ठीक, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब क्योंकि एक सिंपल लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा आपने, तो ये एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन मिलके पूरे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिंपल। ठीक, अब पाई इलेक्ट्रॉन का हमने के की समझा कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो एरोमेटिसिटी में हम समझेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, अब जैसे मैं कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बेंजीन रिंग ड्रॉ करूँ एक और यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच कर दूँ। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्टिंग में लेक्चर में मैंने समझाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, है ना, और ये कैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है यहाँ पे। तो एक्चुअल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है, तो पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और साथ में आपको नज़र में आ रहा है कि ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप एक्चुअल में अपने लोन पेयर भी दे रहा है ना। तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कितने हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इसमें
8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब जो कि डीलोकलाइज है ना, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो एक्चुअली में मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोन पेयर कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। इस डीलोकलाइज लोन पेयर में, डीलोकलाइज लोन पेयर को भी हम कंसिडर कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में, है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि हम ये ले लें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड, इस पे लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये पाई बॉन्ड तो सिंपल है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है। अब ये पाई बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व होगा, सिंपल, क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, p ऑर्बिटल भी नहीं है, एम्प्टी वाला पाई बॉन्ड जो बना रहा हो जो मैं अटैक कर सकूँ या ये लोन पेयर जाए, तो डीलोकलाइजेशन नहीं है इस लोन पेयर का। तो ये लोन पेयर एक्चुअली में क्या है, लोकलाइज्ड है ना, जहाँ पर है, जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर ही है, कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड एक ही है, सिंपल एक पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम ये ले एक 5 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन इससे अटैच और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ध्यान से देखना कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है इस वाले कार्बन के साथ। तो जब ये लोन पेयर आगे आएंगे और इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, अब ये शिफ्टिंग हुई क्यों, क्योंकि जो पाई बॉन्ड था वो लोन पेयर के, नाइट्रोजन के लोन पेयर के जस्ट एडजेसेंट था, तो इसीलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जब क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है डीलोकलाइजेशन में और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद समझ में आ गया हो। तो एक और ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम एक 6 मेंबर्ड की रिंग ले लें, थोड़ा क्लियर ना देखिए, हम एक 6 मेंबर्ड की रिंग ले लेते हैं और इसमें या नाइट्रोजन अटैच है, ठीक। तो इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे जब शिफ्ट होंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, या फिर ज़रूरी नहीं यहीं पर शिफ्ट हो, ये वाले अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो एक्चुअली में यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज्ड है, ठीक। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। अभी ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि पाई इलेक्ट्रॉन गिन के हम बता सकते हैं कि कोई एरोमेटिक है या नहीं। जब हम एरोमेटिसिटी समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या क्या कंडीशंस होती हैं एरोमेटिसिटी के लिए, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल थे, हम जब समझेंगे लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर का एक्चुअली मीनिंग क्या है ना। अब हम समझते हैं एक और अगला टॉपिक अपना कि इफ़ेक्ट क्या होता है रेजोनेंस का हाइब्रिडाइजेशन पे, कैसे, मतलब क्या रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट करता है। तो पहले हमें थोड़ा सा पता होना होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना। तो हम एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन का ले लेते हैं, ठीक। नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 H अटैच्ड है, ठीक, अमोनिया का एग्जाम्पल है और इस पर एक लोन पेयर है, ठीक, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। तो इसके बारे में हम क्या चीज़ जानते हैं, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को पूछे तो हमें पता है sp3 होता है, क्यों, एक लोन पेयर है यहाँ पे और 3 बॉन्ड पेयर है या 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो 4 के अकॉर्डिंग 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन 4, स्टेरिक नंबर 4, तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, ठीक। तो sp3 की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल sp3 का आइडियल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। ये कौन किसका होता है, CH4 का जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनाता है। लेकिन यहाँ पर स्टेरिक नंबर तो 4 है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से स्टेरिक रिपल्शन आएगा जो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल को थोड़ा बहुत डिक्रीज करके 107 के आसपास कर देता है, ठीक। तो ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर थोड़ा पिरामिडल शेप में नज़र में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे हम रेजोनेंस की बात समझ रहे हैं, तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3, ठीक, मतलब इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। तो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में तो सिंपल हमें क्या है कि 1s2 तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के 2s होंगे ना, जो बेंजोल साइड 2 है तो 2s हो गया, और यहाँ पे 2p3,
यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जब हमने एनर्जी दी होगी या कोई जब ये रिएक्ट करने की स्टेट में आया होगा, तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होके 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, अगले p वाले में, ये 2p है। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अब यहाँ पे अब समझो कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये 2s है और 2p है, तो इनके ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ करेंगे और एक नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, sp3। ठीक, और इसमें क्या होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे। जितने ये ऑर्बिटल मिलते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। तो sp3 देखो, 3 2p के थे, 1 1 का था, तो 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन सब में ऐसा आ जाएगा, 1 2 आ गया, 1 1 और 1। तो ये सारे जो ऑर्बिटल हैं वो sp3 हैं। ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। ठीक, अब हो यहाँ पे हो क्या रहा है कि sp3 हाइड्रोजन से कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक है चीरा, एक है चीरा। ठीक, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 1s ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर रहे होंगे, समझ में आ गया। और ये जो sp3 ऑर्बिटल है इसके अंदर क्या होगा, अपना लोन पेयर होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग नहीं करेगा किसी से, तो ये सिंपल हो गया कि इससे हमारी बॉन्डिंग हो रही होगी। अब जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए NH2, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस में है, अब अगर यहाँ पे ये लोन पेयर sp3 में होता, तो यहाँ पे अगर मुझे इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करनी है, तो सिंपल समझो, अगर ओवरलैपिंग की बात है तो ओवरलैपिंग तभी होगी जब यहाँ पर p ऑर्बिटल एम्प्टी हो। अगर सिंपल एक कार्बोकैटायन होता तो यहाँ से जो है ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, तो सिंपल ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होके इसकी तरफ आ रहे हैं, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, है ना। तो देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इनके बीच में बन गया और इस ये वाला क्या रह गया, एम्प्टी रह गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर p ऑर्बिटल में था या p ऑर्बिटल एम्प्टी था या p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो शिफ्ट कर पाएगा। तो एक्चुअली में जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर sp3 में ना होके किस में होता है, p ऑर्बिटल में होता है। अब p ऑर्बिटल में क्यों जाएगा, अब हमें पता है कि कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा वो स्टेबिलिटी में जाना चाहेगा, तो जब उसे पता है कि स्टेबिलिटी मुझे इसके साथ कॉन्जुगेशन करके मिल सकती है, तो ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में रहता है। और जब ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में रहेगा तो अब एक्चुअली में हाइब्रिडेशन कैसे होगी, तो ध्यान समझो, यहाँ पे यही चीज़ सिंपल जो 2s और 2p मिलके एस सिंपल बना रहे थे, तो ये क्या था कि जब NH3 मॉलिक्यूल था या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जिसके बगल में कॉन्जुगेशन करने के लिए पाई बॉन्ड नहीं था, तो आप ऐसा समझ सकते हो RNH2 था। ठीक है, लेकिन जब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया तो उसको लगा कि मेरे को बेनिफिट किस में मिल रहा है, अगर मैं डीलोकलाइजेशन करूँ तो मुझे उसमें बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो उसने डीलोकेशन करने की सोची, तो यहीं से जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसे करी कि इस लोन पेयर को तो उन्होंने p ऑर्बिटल में डाल दिया। p ऑर्बिटल में क्यों डाला, क्योंकि उसको कॉन्जुगेशन करनी थी या फिर रेजोनेंस में जाना था इसके साथ। ठीक है, इसके साथ रेजोनेंस में जाना था। और जो बाकी के 3 ऑर्बिटल थे उन्होंने आपस में हाइब्रिडाइजेशन करी। अब देखो यहाँ पे 2p के 3 ऑर्बिटल थे, जब एक p चला गया तो कितने बचे, 2p बचे और एक 2s, तो एक्चुअली में यहाँ पे 3 sp2 के ऑर्बिटल बन जाएंगे और ये तीनों क्या, sp2 sp2 sp2, और ये किसके साथ जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो अब एक्चुअली में p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे इस NH2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक, तो आपने देखा कितनी गजब की बात कि यहाँ पे RNH2 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, लेकिन जब कोई पाई बॉन्ड आ गया इसके बगल में, कितनी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो वो तुरंत फटाफट sp3 से sp3 ना होके सीधा sp2 बन गया ताकि उसको कॉन्जुगेशन हो जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे तुमने देखा कि जब लोकलाइज था, लोकलाइज का एग्जांपल क्या होगा, लोकलाइज लोन पेयर का एग्जांपल जब sp3 था। ठीक है, तो ये जो सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, है ना, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम रहेंगे,
हमें कहीं पे डीलोकलाइजेशन में नहीं जाना क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। लेकिन जब इसको स्टेबिलिटी मिल सकती थी तो ये तुरंत किस में चला गया, पी ऑर्बिटल में चला गया। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर एक्चुअली में अब कहाँ होगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहाँ हो जाएगा, पी ऑर्बिटल में। अब पी ऑर्बिटल में अगर है तो पक्का वो रेजोनेंस में जा रहा होगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो हम कुछ एग्जांपल हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक एग्जांपल ऐसा होता है NHH, ठीक है। तो अभी एनिलीन का हमने एग्जांपल लिया, तो एनिलीन में अगर हम देखेंगे, एनिलीन के जो ये लोन पेयर है, अब यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना, इनके बीच में पाई बॉन्ड है, तो इसको दिखा पाई बॉन्ड है तो मतलब मैं डीलोकलाइजेशन में जा सकता हूँ। और जब डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो इसका पक्का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक, तो एक्चुअली में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 सच में होता है ना। और ऐसा एक और स्ट्रक्चर अगर ऐसा कुछ होता हो, ध्यान से समझना, कि एनिलीन होता और ये NH2 ऐसा होता। ठीक, तो अब ये वाले लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में नहीं जा पा रहे, एज इट इज़ बड़े हुए, क्योंकि यहाँ बगल वाले पे कोई भी पी ऑर्बिटल नहीं है या पाई बॉन्ड नहीं बन रहा। तो डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड। और अगर लोकलाइज्ड होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। ठीक, तो इसने sp3 से sp2 को गया क्योंकि इसको डीलोकलाइजेशन करने से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल सकती थी। ठीक, तो इसमें लोकलाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल समझ में आता है कि जिस तरीके से ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ये, और इस पर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अच्छा खासा एरोमेटिक है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में नहीं जाता, ये क्या होता है, लोकलाइज्ड। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अभी तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई कि आपने बोला कि अगर बगल में कोई पाई बॉन्ड है तो वो पक्का जाएगा लोकलाइजेशन में। तो यहाँ पे ये लोकलाइज्ड क्यों है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन तो इसका अभी sp2 ही है। ठीक, लेकिन ये लोकलाइज्ड है, तो इसको हम समझेंगे कि इसका रीज़न क्या होता है ना, जब हम एरोमेटिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी बात करें, पायरोल की बात करें तो pyridine था। पायरोल की बात करें तो हाँ, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड होता है। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस N नाइट्रोजन की, तो वो क्या होगी, sp2 होगी, है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जाएगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों हुए, तो देखो पाई बॉन्ड तो 2 ही हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, ऐसी जो पिछला हमने डीलोकलाइज और लोकलाइज लोन पेयर का एग्जांपल लिया था, तो एक हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं जो था। ठीक, तो यहाँ पे जब ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, और ये आगे शिफ्ट कर जाएगा या फिर यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता है, इसमें आप समझ सकते हो। ठीक, तो ये सारी बातें थी हमारे रेजोनेंस के हाइब्रिडाइजेशन में इस पे इफ़ेक्ट आने की, और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको समझा दिए। तो इस लेक्चर में इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ है, ये लोकलाइज डीलोकलाइज लोन पेयर, रेजोनेंस का इफ़ेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट हो रही है, क्यों यहाँ पे ये चीज़ लोकलाइज बोली मैंने pyridine में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। pyridine एक बेसिक कैरेक्टर होता है, मतलब pyridine का लोन पेयर आप डोनेट कर सकते हो, लेकिन इसका लोन पेयर डोनेशन में नहीं जाता। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, मतलब यहाँ डीलोकलाइज होता है जबकि यहाँ पर नहीं होता। तो इसका भी हम जान रहे होंगे कि मीनिंग क्या है। तो इस लेक्चर में इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।